नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस प्रिपरेशन में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस आधुनिक इतिहास में दोस्तों आज हम लोग जो इसका पढ़ेंगे दोस्तों, पार्ट 12 पढ़ेंगे इतिहास का। और दोस्तों इस पार्ट 12 में टोटल हम लोग दोस्तों 700 नंबर से लेकर के 744 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज इस पार्ट में हम लोग 2 अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे दोस्तों भारत में यूरोपियों का आगमन के बारे में जानेंगे और मराठों का उदय एवं विकास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये क्लास हमारी हर रोज मॉर्निंग में 8 बजे होती है, तो आप लोग दोस्तों ये क्लास देखना बिल्कुल मत भूलें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये क्लास जो होती है हमारी दोस्तों रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि दोस्तों रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर यानी कि अध्यायवार अध्याय सॉल्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको कई सारे बेनिफिट होंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में दोस्तों आपको बता दूं इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो ये क्लास यहाँ पे पढ़ाई जाती है दोस्तों, इस क्लास नोट्स जो है दोस्तों, इसका भी हल सहित नोट्स दोस्तों आपको वहां पे ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और दोस्तों इन सभी के साथ साथ आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उन पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे आज से हम लोग दोस्तों जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं यानी कि आधुनिक इतिहास। दोस्तों, आधुनिक इतिहास का पहला अध्याय आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, भारत में यूरोपियों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस भारत में यूरोपियों आगमन के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इसका देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहां हुई थी। देखिए इसने क्या पूछा है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहां हुई थी। तो दोस्तों देख लीजिएगा 4 ऑप्शन मौजूद हैं, दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, बंगाल। तो दोस्तों आपको बता दूं ये बंगाल में हुई थी, तो बंगाल हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। 7 का अगर देखेंगे दोस्तों तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जो ये औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम दोस्तों बंगाल में स्थापित किया गया था। और दोस्तों ये जो था ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने के लिए इस प्रणाली की स्थापना की गई थी। देखिए औपनिवेशिक शासन की स्थापना किस लिए की गई थी, मैंने बताया कि ग्रामीण परिवेश को पुनर्व्यवस्थित करने, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, चलिए मैं लिखे दे रहा हूं, ग्रामीण परिवेश को पुनर्व्यवस्थित करने, तो यहां पे आप लिखेंगे दोस्तों क्या, पुनर्व्यवस्थित करने। तो दोस्तों ये हो गया ग्रामीण परिवेश को पुनर्व्यवस्थित करने, और दोस्तों किस लिए पुनर्व्यवस्थित करने, और भूमि प्रणाली या भूमि संबंधी अधिकारों को, या लिख दीजिएगा भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था लागू करने के लिए, अधिकारों की नई व्यवस्था लागू करने के लिए। तो दोस्तों आपको ये फैक्ट कंफर्म हो गया होगा कि ये औपनिवेशिक शासन की स्थापना जो हुई थी वो सबसे पहले कहां हुई थी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वो हुई थी बंगाल में हुई थी। और किस वजह से दोस्तों हुई थी, तो मैंने आपको बताया कि ग्रामीण जो परिवेश था दोस्तों उसको पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था लागू करने के लिए ऐसा किया गया था। तो ये दोस्तों इससे रिलेटेड फैक्ट हो गया। और अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं 701 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है
कि बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डाट डाट नदी के तट पर स्थापित किया गया था। देखिए कह रहा बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना जो था वो 1651 में स्थापित किया गया था। तो कह रहा कौन सी नदी के तट पर स्थापित किया गया था? देखिए स्वर्णरेखा, सोन और हुगली और दामोदर। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुगली हमारा शब्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हुगली दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 701 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपको कंफर्म हो गया कि ये जो था हमारा बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना जो 1651 में नदी मतलब हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस कारखाने का प्रधान जो नियुक्त किया गया था वो दोस्तों अंग्रेजी अधिकारी था, उसका नाम था दोस्तों ब्रिजमैन था। देखिए अगर आप लिखेंगे इस कारखाने का, देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इस कारखाने का प्रधान जो था यानी कि प्रधान नियुक्त किया गया, प्रधान नियुक्त आगे लिख दीजिएगा किया, आगे लिख दीजिएगा गया। देखिए इस कारखाने का जो प्रधान नियुक्त किया गया था तो वो अंग्रेजी अधिकारी देखिए क्या था, अंग्रेजी अधिकारी ब्रिजमैन था। क्या था दोस्तों यहाँ पे, ब्रिजमैन आगे लिख दीजिएगा दोस्तों था। तो अब ये बात आपको कंफर्म हो गई कि इस कारखाने का जो प्रधान नियुक्त है यानी कि हेड बनाया गया था इस कारखाने का, वो किसको नियुक्त किया गया था? तो अंग्रेजों में दोस्तों क्या था, एक अधिकारी था, उसका नाम था दोस्तों ब्रिजमैन, उसी को नियुक्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 702 नंबर। और यहां पे कहा गया है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? देखिए मद्रास में खोला था, मसूलीपट्टनम में खोला था, या दोस्तों तूतीकोरिन में खोला था, या फिर दोस्तों यानम में खोला था। तो आपको दोस्तों बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने कौन से 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो वो हो जाएगा मसूलीपट्टनम हो जाएगा। यानी कि 702 का विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहला आगमन पुर्तगालियों का हुआ था। चलिए ये फैक्ट अगर आप लिखना चाहें तो चलिए मैं आपको लिखा दे रहा हूं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो भारत में आने वाले, देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे भारत में आने वाले, देखिए हमने क्या लिखा, भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों, देखिए हम क्या लिखेंगे, यूरोपीय, और आगे दोस्तों यहां लिख देंगे शक्तियों, यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहला आगमन, यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहला आगमन, देखिए सबसे पहला आगे लिख दीजिएगा दोस्तों आगमन, देखिए सबसे पहला आगमन पुर्तगालियों का था। सबसे पहला आगमन किसका था दोस्तों? पुर्तगालियों का था। तो ये बात हो गई का, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों था। तो ये इससे रिलेटेड हमारा फैक्ट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 702 के बाद दोस्तों 703 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने, इब्न बतूता ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ह्वेन सांग ने। तो दोस्तों ये सभी को मालूम है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। इसको आप स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, वास्को डिगामा हो जाएंगे। ये जो हमारा हो जाएगा दोस्तों 703 का विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो ये बात आपको पता हो गई दोस्तों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम वास्को डिगामा ने किया था, जो क्या था, एक पुर्तगाली नाविक था। देखिए अगर आपको यहाँ पे बताऊं मैं, यहाँ पे देखिए फैक्ट मैं लिख देता हूं, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वास्को डिगामा। देखिए हमने क्या लिख दिया, वास्को डिगामा जो था ये एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डिगामा यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा पुर्तगाली, यहाँ पे पुर्तगाली, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा नाविक था। ये वास्को डिगामा दोस्तों कौन था? ये पुर्तगाली नाविक था। क्या था दोस्तों? पुर्तगाली नाविक था। और इसके बारे में दोस्तों आप जानेंगे तो दोस्तों आपको बता दूं कि वह अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप कडाबू नामक स्थान पर 17 मई 1948 ईस्वी को पहुंचा था। यहां वे स्थानीय शासन, जिनकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, ने उनका स्वागत किया था। देखिए ये कब पहुंचा था, अगर आप देखेंगे तो ये कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह में पहुंचा था। देखिए अगर आप जानेंगे
तो ये कब पहुंचा था दोस्तों, देख लीजिएगा। दूसरा फैक्ट अगर देखेंगे तो 17 मई 1948 को, 17 मई 1448 दोस्तों, यहाँ पे 1948 नहीं होगा, यहाँ तो बहुत अभी तो देश आजादी पे आ गए थे हम लोग ना। तो यहाँ पे 17 मई 1448 को, यहाँ पे गलत अभी हम लोग लिख रहे हैं, 48 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे सन जो हमारा होगा इसके लिए, देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, इसका जो सन हो जाएगा 1498 हो जाएगा। 17 मई दोस्तों 1498 ईस्वी ये होगा। क्या होगा दोस्तों, 17 मई 1498 ईस्वी को, ये ईस्वी को कालीकट के बंदरगाह, देखिए कहां पे, कालीकट, कालीकट के, कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर, देखिए कालीकट के आगे लिख दीजिएगा प्रसिद्ध बंदरगाह, कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर पहुंचा। और फिर क्या हुआ था, देख लीजिएगा, पहुंचा और फिर वहां पे हुआ क्या, उसको मतलब जमोरिन, मतलब जिस स्थानीय शासक जिसकी पौत्रक उपाधि जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। इसका मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्थानीय शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। देखिए यहाँ पे अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा स्थानीय शासक, यहाँ स्थानीय शासक कौन थी दोस्तों उस समय पे, जमोरिन, जमोरिन ने स्वागत किया, स्वागत किया। तो ये इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट हो गए हैं दोस्तों। तो आपने कंफर्म आपको हो गया होगा कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा जो था एक पुर्तगाली नाविक था और इन्होंने क्या किया था, 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां के स्थानीय शासक जो थी दोस्तों कौन थी, जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट हो गए। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 704 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने किया था। तो देखिए अब यहाँ पे कहा कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो अभी आपने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम वास्को डी गामा ने किया था। अब वास्को डी गामा मैंने आपको बताया कि पुर्तगाली नाविक था। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या बताया गया, पुर्तगालियों ने किया था, फ्रांसीसियों ने किया था, अंग्रेजों ने किया था या डचों ने किया था। तो अभी आपको पता है कि वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाली नाविक था, तो दोस्तों इसी ने किया था, यानी कि पुर्तगाली नाविक। यानी कि 704 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है यानी कि 17 मई 1498 ईस्वी में दोस्तों वास्को डी गामा ने इसकी खोज की थी। और दोस्तों आप जानेंगे तो अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज दोस्तों कोलंबस ने किया था। अमेरिका के अगर अमेरिका की खोज की बात की जाए, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। तो यहां से अगर ये फैक्ट मैं लिख दूं, देखिए अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज, देखिए यहाँ पे अमेरिका के समुद्री, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मार्ग की खोज। देखिए अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस, कौन दोस्तों, कोलंबस ने किया था। यहाँ पे आगे लिखेंगे कोलंबस ने किया। कब किया था दोस्तों, देख लीजिएगा 1492 ईस्वी में किया था, 1492 ईस्वी में किया था। ये बात हो गई। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये इससे कुछ रिलेटेड बातें हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहां पे हमारा दिया गया है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी। गोवा जो हमारा है दोस्तों, कह रहा गोवा को पुर्तगालों से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी। देखिए 1960 में, 1963 में, 1961 में, 1962 में, यानी कि 60, 61, 62, 63 सब क्रम से दिए गए हैं। तो गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों ये हमारा 1961 हो जाएगा। तो 705 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको यहां से कंफर्म हो गया कि 15 अगस्त 1955 ईस्वी को गोवा को पुर्तगालों के शासन से मुक्त कराने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया था। जनता ने जनमत संग्रह की मांग की, परंतु पुर्तगालियों सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया था। और फिर क्या हुआ था दोस्तों देख लीजिएगा, मतलब विवश कर दिया। तो परिणामतः भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर, देखिए गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा, दमन एवं द्वीप मुक्त करा दिया था। तीनों को सम्मानित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा भारत का 25वां प्रांत बन गया था।
तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आपको कौन सा, देखिए यानी पुर्तगालियों को जब गोवा से भगाया था तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाकर। देखिए यहाँ पे हम लिख दें, मेन फैक्ट ये है आपका ऑपरेशन विजय। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑपरेशन विजय चलाकर। देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, ऑपरेशन विजय चलाकर, यानी कि आप लिखेंगे भाई ऑपरेशन विजय चलाकर। देखिए क्या चलाकर दोस्तों, ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 में 19 दिसंबर 1961 में दोस्तों क्या हुआ था, पुर्तगालियों को गोवा से भगा दिया गया था। ऑपरेशन विजय चलाकर, देखिए ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों को, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पुर्तगालियों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, पुर्तगालियों को मतलब गोवा से भगा दिया गया, गोवा से आगे लिख दीजिएगा भगा दिया गया। तो ये इससे रिलेटेड बात हो गई। और दोस्तों फिर एक चीज और मुख्य चीज जान लीजिएगा, यहाँ पे 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा भारत का 25वां प्रांत बन गया। देखिए दूसरा फैक्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो 30 मई और 1987 ईस्वी में गोवा भारत का यहाँ पे आगे लिखेंगे भारत का 25वां प्रांत बन गया। गोवा भारत का 25वां, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा प्रांत बन गया। तो ये इससे रिलेटेड दूसरा फैक्ट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 706 नंबर जो हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। देखिए अब यहाँ पे बात आई कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा दोस्तों कब किया गया था, तो 1510 ईस्वी में किया गया था। ये हमारा 706 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ हो जाएगा राइट। 1510 एडी में इन्होंने पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो और देखिए पुर्तगाली जो वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा अपने कब्जे में कर लिया था। देखिए पुर्तगाली वायसराय, अगर ये बात मैं लिखता हूं, देखिए यहां पे लिख दीजिएगा पुर्तगाली, आगे दोस्तों लिखेंगे क्या, वायसराय। देखिए पुर्तगाली वायसराय, तो वायसराय यहां पे लिखेंगे पुर्तगाली वायसराय कौन था दोस्तों, अल्फांसो। देखिए यहां पे हम लिख देंगे पुर्तगाली वायसराय और दोस्तों अल्फांसो दा, देखिए इनका पूरा नाम है अल्फांसो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फांसो। थोड़ा सा मैं इसको सही साफ सुथरा लिख देता हूं, यहाँ पे अल्फांसो। देखिए पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क, देखिए इनका नाम था ये अल्बुकर्क, ये लिखेंगे ठीक है ना, अल्बुकर्क ने 1510 में, देखिए ने 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में बीजापुर, किसको दोस्तों, बीजापुर के सुल्तान, यहाँ पे लिखेंगे बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूसुफ, यानी कि यूसुफ लिखिएगा, यूसुफ आदिल शाह। तो यहाँ पे सुल्तान जो थे यूसुफ, यहाँ पे लिख दीजिएगा भाई यूसुफ, आगे लिख दीजिएगा आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह को हराकर, को आगे लिख दीजिएगा हराकर गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। हराकर गोवा को अपने कब्जे में कर लिया, गोवा को हराकर अपने, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा कब्जे में कर लिया, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा। ये इससे रिलेटेड कुछ बातें हो गई दोस्तों। तो आपको ये पता चल गई कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था, 1510 ईस्वी में किया था। तो पुर्तगाली वायसराय दोस्तों कौन सा था, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। चलिए अगला फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 707 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसकी बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया। देखिए चंगेज खान, वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस या फिर दोस्तों सिकंदर। तो अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो यहाँ पे देख लीजिएगा,
यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय वो अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो वो है दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन है दोस्तों? क्रिस्टोफर कोलंबस था। ये दिया गया है दोस्तों हमारा विकल्प नंबर सी पे। देख लीजिएगा यहाँ पे 707 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था दोस्तों स्पेन का नाविक था। दोस्तों ये देख लीजिएगा, अगर देखेंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए क्रिस्टोफर, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी कि को आगे दोस्तों लिख दीजिएगा लंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ का नाविक था दोस्तों? ये हमारा स्पेन का नाविक था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा नाविक, नाविक आगे दोस्तों लिख देंगे क्या था। तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई। और दोस्तों जानेंगे, तो जिसने भारत के समुद्री मार्ग खोजने के बजाय अटलांटिक महासागर में भ्रमित होकर अमेरिका की तरफ पहुंच गया। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों यहाँ पे क्या समझ में आया? कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाने लगा था। तो यहाँ पे ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों, इसको जानिएगा। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, तो इसी कारण के मूल निवासियों को क्या लगा कि यही इनको क्या कहने जाने लगा, रेड इंडियन के नाम से इनको जाना जाने लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 708 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, या फिर दोस्तों सूरत में? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो वो है दोस्तों हमारा सूरत हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो 708 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। अगर आप जानेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों कब और किसने किया था? तो आपको बता दूं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया था। तो ये इससे कुछ रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। कब? देखिए 31 दिसंबर 1600, देखिए 31 आगे लिख दीजिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की महारानी, देखिए इंग्लैंड की महारानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिजाबेथ ने ऐसा किया था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, यानी कि एलिजाबेथ यहाँ पे लिख दीजिएगा, एलिजाबेथ ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया था। एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए, देखिए आगे लिख दीजिएगा 15, यहाँ पे लिखेंगे 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, पूर्वी देशों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूर्वी देशों के साथ, के आगे लिख दीजिएगा साथ व्यापार, यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया, यानी कि प्रदान किया। ये इससे कुछ रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों जान लेंगे हम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है। और यहाँ पे देखिए अगला हमारा हो जाएगा 708 के बाद दोस्तों 709 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि डाट में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। देखिए इंग्लैंड की जो रानी थी दोस्तों, आप कह लीजिएगा इंग्लैंड की जो रानी भारत की महारानी घोषित किया गया था। इनका नाम दोस्तों क्या था? इनका नाम महारानी विक्टोरिया था। इन्हीं के नाम पर भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण हुआ था। कब? 1877 में दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या भर देंगे, 1877 हमारा दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे भर दिया जाएगा 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। देखिए इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। इनका नाम दोस्तों क्या है? देखिए 709 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, यानी कि नाम इनका हो जाएगा महारानी घोषित किया गया था। इनका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया था। देखिए यहाँ पे अगर लिखेंगे तो हम लिखे दे रहे हैं इनका, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पूरा नाम, इनका पूरा नाम महारानी
विक्टोरिया। आगे क्या लिखेंगे? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया हमारा क्या हो जाएगा? महारानी विक्टोरिया इनका नाम हो जाएगा ना, महारानी विक्टोरिया इनका नाम था, ठीक है ना। तो इन्हीं के नाम पर दोस्तों कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया। देखिए पहला ये हो गया। दूसरा फैक्ट अगर देखेंगे तो अगले दीजिएगा, इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के नाम पर कोलकाता में, देखिए कहां पे दोस्तों? कोलकाता में, इन्हीं के नाम पर कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, देखिए यहां पे क्या लिखेंगे? विक्टोरिया, विक्टोरिया। आगे दोस्तों लिखेंगे विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण हुआ, भवन का निर्माण आगे दोस्तों लिख दीजिएगा हुआ। देखिए इन्हीं रानी के नाम पर ही कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 710 नंबर। और यहां पे कहा गया है कि डाट को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। देखिए इंग्लिश इंडिया कंपनी, लंदन इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो 710 का जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए 710 का विकल्प नंबर सी जो हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो 710 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 710 के बाद हम लोग देखेंगे 711 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डाट पर कब्जा कर लिया था, तो तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। देखिए जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डाट पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। देखिए मद्रास में लड़ा गया था, पांडिचेरी में लड़ा गया था, बंबई में लड़ा गया था, या फिर दोस्तों हैदराबाद में लड़ा गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये हमारा लड़ा गया था मद्रास में लड़ा गया था। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अगर जानना चाहें, देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध अगर आप जानेंगे, देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 इसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार था। कैप्टन बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए थे। युद्ध के तत्कालिक कारण बना, इसे परिणामस्वरूप मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला ब्रुनाडो ने मद्रास पर अधिकार कर लिया था। तो इसीलिए दोस्तों इनके बीच में क्या हुआ था? ये भी बाद में युद्ध हुआ था मद्रास में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर के दोस्तों अगर देखा जाए तो अंग्रेजों और मद्रास पुनः वापस मतलब मिल गया था दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पे देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 711 का दोस्तों ए विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 712 नंबर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है, कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। देखिए कहने का मतलब यह है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी, तब उस समय भारत का मतलब शासक कौन था। देखिए औरंगजेब था, अकबर था, या जहांगीर था, या फिर दोस्तों शाहजहां था। तो आपको दोस्तों बता दूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब उस समय पे अकबर शासक था। यानी कि 712 का विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनाई थी, जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से की गई थी। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान कर दिया था। और भारत का शासक मुगल सम्राट उस समय पे अकबर था दोस्तों, जिसका शासनकाल दोस्तों 1556 से 1605 ईस्वी तक चला। और मुगल काल का सबसे महान शासक भी अकबर को माना जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपने समझ लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में
मतलब स्थापित हुई थी, तो अकबर के शासनकाल में स्थापित हुई थी। अकबर का शासनकाल अगर दोस्तों देखेंगे तो 1556 से लेकर के, देखिए यहाँ पे 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल चला था। यहाँ पे अकबर का ये शासन चला था, इससे लेकर के इतनी दूर तक। और दोस्तों यहाँ पे आपने जान लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी, तो यहाँ की जो मतलब यहाँ पे रानी थी जो इंग्लैंड की, कौन, महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए समझौता किया और यहाँ पे अनुमति दी यहाँ पे व्यापार करने के लिए। तो 712 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कहा है कि भारत में फोर्ट विलियम ... नदी के किनारे स्थित है। देखिए फोर्ट विलियम की बात की गई है, तो फोर्ट विलियम कह रहा कौन सी नदी के किनारे स्थित है। देखिए यमुना नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। दोस्तों आपको बता दूं कि हुगली नदी के किनारे ये जो हो जाएगा हमारा फोर्ट विलियम नदी स्थित है। फोर्ट विलियम नदी कहां है दोस्तों, हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो 713 का विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे, आपको बता दूं दोस्तों इस किले का निर्माण दोस्तों 1781 में करवाया गया था। किसका, फोर्ट विलियम किले का। देखिए 1781 में इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 1781 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर जानेंगे तो इसके प्रथम प्रेसिडेंट दोस्तों चार्ल्स आयर थे। देखिए प्रथम प्रेसिडेंट अगर देखेंगे, देखिए प्रथम आगे दोस्तों लिख दीजिएगा प्रेसिडेंट, तो प्रथम प्रेसिडेंट देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स आयर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, चार्ल्स आयर थे। और लॉर्ड वेलीजली के समय में इस किले में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षित ट्रेनिंग दिया जाता था। तो कुल मिला के आपको पता चल गया कि भारत में फोर्ट विलियम जो है दोस्तों हमारा हुगली नदी के किनारे है। इसका निर्माण दोस्तों 1781 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम प्रेसिडेंट दोस्तों चार्ल्स आयर थे, यानी कि चार्ल्स यहाँ पे कौन थे दोस्तों, चार्ल्स आयर थे। तो ये इससे रिलेटेड कुछ बातें हो गई दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप अगर इसको आप चार्ल्स, मैं ठीक से लिखे दे रहा हूँ, चार्ल्स ही आप पढ़ेंगे नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा चार्ल्स, ऐसे पढ़ा जाएगा, चार्ल्स आयर थे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा 714 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण किया गया था। देखिए सेंट एंजेलो फोर्ट का, सेंट थॉमस फोर्ट का, और फोर्ट एमेन्युअल का, फोर्ट सेंट डेविड का। तो 714 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए हो जाएगा सेंट एंजेलो फोर्ट का 1505 ईस्वी में। देखिए 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था, तो दोस्तों सेंट एंजेलो फोर्ट के द्वारा करवाया गया था। तो 714 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा 14 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 15 नंबर हमारा दिया गया है। कहा गया है कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने के हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था, तो वो कौन सा युद्ध नहीं शामिल हुआ। देखिए कह रहा है कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए, परंतु उनमें से कह रहा कौन सा युद्ध शामिल नहीं है। देखिए एंग्लो मराठों के बीच लड़ा गया था, एंग्लो सिखों के बीच में, एंग्लो मैसूर के बीच में, एंग्लो बांग्ला के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ पे जो दोस्तों हमारा हो जाएगा, ये जो दिया गया है डी ऑप्शन पे एंग्लो बांग्ला, यही हमारा यानी कि ब्रिटिश और भारतीयों के बीच में ये युद्ध शामिल नहीं था। तो कुल मिलाकर के हमारा देखा जाएगा तो 715 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगर दोस्तों आप जानेंगे तो ये जो हमारा एंग्लो और बांग्ला जो दोस्तों युद्ध जो दिया गया है यहाँ पे, युद्ध इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। ये 23 जून 1757 ईस्वी बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें नवाब की हार हुई थी। तो ये दोस्तों जो हमारा यानी कि एंग्लो और बांग्ला जो युद्ध है ये हमारा इसमें शामिल नहीं है, तो यही इस विकल्प का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 716 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। देखिए कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जब सत्ता बनी थी या जमाई गई थी या स्थापना हुई थी, तो कह रहा है उसके पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। देखिए केवल सूती कपड़ों का निर्यात करता था, केवल रेशम कपड़ों का, केवल नायलॉन कपड़ों का, या सूती एवं रेशम दोनों प्रकार के कपड़ों का। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये था हमारा सूती एवं रेशम दोनों प्रकार के कपड़ों का प्रयोग किया जाता था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले सूती एवं रेशम बने मुलायम कपड़ों यानी मसालों, मोती आदि का निर्यात करता था।
तो विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया, हमारा दिया गया है हमारा सूती एवं रेशम कपड़ा। 716 का दोस्तों यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 716 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 716 के बाद दोस्तों 717 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डाट डाट के दौरान स्थापित किया था। देखिए कौन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से लेकर के 1612 ईस्वी में स्थापित किया था, यानी दिया गया विकल्प नंबर ए पे। तो 717 का ए विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 717 के बाद दोस्तों हम लोग 718 नंबर देखेंगे। यहाँ पे कहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डाट डाट नाम से भी जाना जाता है, विलियम कंपनी, जॉन कंपनी, लॉर्ड कंपनी या लॉरेंस कंपनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जॉन कंपनी हमारा जो हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी नाम से भी जाना जाता था। तो 718 का हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिएगा दोस्तों, 718 के बाद दोस्तों 719 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गोवा मुक्ति आंदोलन, गोवा असहयोग आंदोलन, गोवा शांति मार्च आंदोलन, गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गोवा मुक्ति आंदोलन। ये जो हमारा था, इन्होंने जो था मतलब गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 719 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 720 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डाट डाट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। देखिए यानी कि 1600 ईस्वी में भारत पर व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डाट डाट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। देखिए रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने, रानी एलिजाबेथ सेकंड ने, किंग जॉर्ज फिफ्थ ने, किंग जॉर्ज सिक्स ने। तो इसमें जो हो जाएगा 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना करने के लिए, यानी इसमें अपना व्यापार करने के लिए यहाँ पे 15 वर्षों के लिए यानी कि वो दिया था, मतलब अधिकार दिया था। तो 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था, वो भी कितने दिनों के लिए दोस्तों, 15 वर्षों के लिए। यहाँ पे 720 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 721 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो ये हमारा आया था दोस्तों 1498 में। आपने पहला ही क्वेश्चन इसको पढ़ा है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। तो यहाँ पे विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1498। देखिए 1498 नहीं हो जाएगा दोस्तों, 1400 यहाँ पे 98 हमारा दिया गया है। कहाँ पे देखिए 1498 दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 721 का दोस्तों देखेंगे तो बी ही ऑप्शन पे हमारा, तो 1448 लिखा है, 721 में मतलब 721 में कह रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में आया था। ये दोस्तों क्या था हमारा, देखिए विकल्प नंबर बी के साथ राइट हो जाएगा। वास्को डी गामा जो था, देखिए वास्को आगे दोस्तों लिख दीजिएगा डी गामा, ये क्या था दोस्तों, पुर्तगाली नाविक था। यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे, ये लिख देंगे पुर्तगाली, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पुर्तगाली नाविक था। वास्को डी गामा दोस्तों कौन था दोस्तों, पुर्तगाली नाविक था। तो ये इससे रिलेटेड कुछ बातें हो गई दोस्तों। ये क्या हुआ था दोस्तों, ये कालीकट बंदरगाह पर दोस्तों मतलब यूरोपों के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए यहाँ पे कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा वास्को डी गामा डाट डाट में समुद्र रास्ते भारत पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय या पुर्तगाली व्यक्ति था दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1498। अभी आप पिछले क्वेश्चन में सेम यही क्वेश्चन पढ़े हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 722 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 722 के बाद दोस्तों 723 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं है। पुडुचेरी यानी कि आप कह सकते हैं पांडुचेरी कह सकते हैं, पटना, सूरत, गोवा। स्वतंत्रता से पहले कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए पांडुचेरी दिया गया है, पांडिचेरी या पटना या सूरत या गोवा। तो आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में जो हो जाएगा, स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसियों ने सूरत, पांडुचेरी, मुसलीपट्टनम तथा चंद्रनगर में व्यापारिक कोठियां या कॉलोनियां स्थापित की थी, जबकि माहे कराईकल तथा यमन पर युद्ध द्वारा अधिकार कर लिया गया था। तो
तो यहाँ पे देखा जाए तो उपरोक्त विकल्पों में से गोवा तथा पटना दोनों ही जगहों पर मतलब स्वतंत्रता पूर्व कॉलोनियां नहीं थी। फलस्वरूप दोनों ही विकल्प यहाँ पे दोस्तों देखा जाएगा तो यहाँ पे पटना और सूरत नहीं, पटना और दोस्तों क्या दिया गया है हमारा पटना, मैंने बताया पटना और दोस्तों गोवा। देखिए पटना और गोवा हमारा जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएंगे। यानी कि 723 का अगर देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर बी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्रता से पहले अगर देखा जाए तो फ्रांसीसियों की जो कॉलोनियां थी दोस्तों वो कहाँ पे नहीं स्थापित थी, देखिए ना तो पटना में स्थापित थी ना तो गोवा में स्थापित थी। तो कुल मिला के कहां पे स्वतंत्रता से पूर्व, देखिए स्वतंत्रता से पूर्व अगर देखेंगे फ्रांसीसियों की जो कॉलोनियां थी, देखिए यहां पे अगर आप लिख देंगे, चलिए मैं लिखे दे रहा हूं स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसियों की कॉलोनियां, फ्रांसीसियों की कॉलोनियां, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉलोनियां। देखिए कॉलोनियां कहां कहां पे थी देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारा कहां था, देखिए सूरत में था, हम यहाँ पे सूरत लिख देंगे। यहाँ पे पांडिचेरी में था, पांडिचेरी भी आप लिख दीजिएगा, पांडिचेरी हो गया। फिर दोस्तों अगर देखेंगे सूरत हो गया, पांडिचेरी हो गया, मुसलीपट्टनम हो गया। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मुसली, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पट्टनम, मुसलीपट्टनम हमारा हो जाएगा। और दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, चंद्रनगर भी हो जाएगा, चंद्रनगर हो जाएगा, चंद्र आगे दोस्तों लिख दीजिएगा नगर। यहाँ पे दोस्तों क्या थी, फ्रांसीसियों की कोठियां हुआ करती थी स्वतंत्रता से पूर्व। लेकिन यहाँ पे पटना और जो गोवा दिया गया है यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रांसीसियों की मतलब स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ पे इनकी कोठियां नहीं हुआ करती थी। तो विकल्प नंबर बी और डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 723 के बाद दोस्तों 724 नंबर, और यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। देखिए 724 जो हमारा नंबर दिया गया, कहा गया कि जो पुर्तगाली व्यापारी थे वो गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। तो दोस्तों देखिए 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी, तो यहाँ पे आ जाएगा 16वीं सदी। यानी कि 724 का अगर देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था और 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों। तो यहाँ पे कहा गया कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार कदम कब रखे थे या कौन सी सदी में आए थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 16वीं सदी। 16वीं सदी दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 724 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 725 नंबर, यहाँ पे कहा है कि यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचा था। देखिए कालीकट में पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह में। यानी कि विकल्प नंबर देखेंगे तो 725 का डी के साथ क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि मतलब वहां पे जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, उसे मसाले, जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा भी दिया था। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे दोस्तों, तो कालीकट पे पहुंचा था। यानी कि 725 का हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ की जो शासिका थी जमोरिन, इन्होंने इनका स्वागत किया था। देखिए हमने इसको पीछे भी लिख के बता दिया है। जमोरिन शासिका जो थी, देखिए जमोरिन जो शासिका थी, यहाँ पे जमोरिन शासिका थी, इन्होंने इनका स्वागत किया। इन्होंने आगे दोस्तों लिख दीजिएगा, इनका आगे लिखेंगे स्वागत किया तथा मसाले एवं जड़ी बूटियां, देखिए क्या लिखेंगे, मसाले एवं जड़ी बूटियां इनको ले जाने की अनुमति दी तथा मसाले, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा भाई, यहाँ पे मसाले, देखिए यहाँ पे मसाले तथा जड़ी बूटियां, तथा आगे दोस्तों लिख दीजिएगा जड़ी, फिर आगे लिख दीजिएगा जड़ी बूटियां, मसाले एवं जड़ी बूटियां जो थी तथा मसाले तथा जड़ी बूटियां ले जाने के लिए ले जाने की आज्ञा दिया। तो ये इससे कुछ रिलेटेड दोस्तों बातें हो गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 725 के बाद दोस्तों हम लोग 726 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया है कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहां उतरा था। तो देखिए यहाँ पे कहां उतरा था, देखिए कपकडाबू केरल में उतरा था, अलीबाग महाराष्ट्र में उतरा था, मीरामार गोवा में उतरा था, या मांडवी गुजरात में उतरा था। तो ये दोस्तों उतरा था
कप कडाबू केरल में उतरा था, यानी कि 726 का अगर देखेंगे तो ये कालीकट बंदरगाह के समीप, देखिए कालीकट, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे कालीकट बंदरगाह, यहाँ पे लिखेंगे कालीकट बंदरगाह कप कबाडू, देखिए कप कडाबू, कप कडाबू, कप कडाबू केरल, कप कडाबू केरल में उतरा था, में आगे लिख दीजिएगा उतरा, आगे लिखेंगे था। तो ये बात हो गई आपको कंफर्म दोस्तों। 726 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 726 के बाद 27 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार में दिया गया था। देखिए जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था। देखिए मुंबई को दिया गया था, दमन को दिया गया था, गोवा को दिया गया था, या फिर दोस्तों कोचीन को दिया गया था। तो आपको दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे मुंबई शहर को दान के स्वरूप में दिया गया था, जब उनकी भारतीय शहर को उपहार में दिया था किसने, या पुर्तगालियों ने दिया था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन, देखिए ये जो पुर्तगाल थे तो पुर्तगाल के जो राजा थे उनकी बहन से शादी करने पर इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को भारत का शहर बंबई जो था इनको दान के स्वरूप में दिया गया था। 727 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यहाँ दोस्तों देख लीजिएगा 727 के बाद देखेंगे तो 728 नंबर हमारा दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट लुइस, फोर्ट सेंट एंग्लो, फोर्ट सेंट पीटर। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है। तो 728 का देखेंगे तो फोर्ट सेंट जॉर्ज हमारा जो दिया गया है ए ऑप्शन, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला दोस्तों हमारा हो जाएगा 728 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 728 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 729 नंबर। और अगर दोस्तों देखेंगे इस पिछले क्वेश्चन में मैंने एक चीज नहीं, आपको कुछ फैक्ट नहीं बताया इसके बारे में, समझ लीजिएगा। भारत में अंग्रेजी द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था दोस्तों, फोर्ट सेंट जॉर्ज था, फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अगर इसके निर्माण की बात की जाए या स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो ये 1640 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। 1640 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी फ्रांसिस डे ने मद्रास में करवाई थी और व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता। देखिए 1640 में कौन करवाया था, देखिए ब्रिटिश, यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश, यहाँ पे हमने ये लिख दिया ब्रिटिश। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ब्रिटिश, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ब्रिटिश। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी ने करवाया था। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, देखिए यहाँ पे लिखेंगे के कर्मचारी, के कर्मचारी कौन दोस्तों, कर्मचारी फ्रांसिस डे ने, फ्रांसिस डे ने, देखिए फ्रांसिस अगर लिखेंगे आगे तो फ्रांसिस, यहाँ पे देख लीजिएगा फिर से साफ सुथरा फ्रांसिस लिख दीजिएगा, नहीं तो आप पढ़ने में हो सकता है ना आपको आए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा फ्रांसिस, हम क्या लिखेंगे फ्रांसिस, यहाँ पे सा है दोस्तों ये, ठीक है ना, फ्रांसिस लिख देंगे हमने, फ्रांसिस डे ने, फ्रांसिस डे ने मद्रास में करवाया था। कहां पे करवाया था, फ्रांसिस डे ने मद्रास, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे मद्रास में कराया। ये इससे रिलेटेड बातें हो गई थी दोस्तों। अब इसे दोस्तों व्हाइट टाउन के नाम में भी जाना जाता है। देखिए इसे व्हाइट, देखिए क्या लिखेंगे व्हाइट टाउन, यहाँ पे लिखेंगे टाउन के नाम से भी जाना जाता, नाम से जाना आगे लिख दीजिए जाना जाता है दोस्तों, व्हाइट टाउन के नाम से भी इसे जाना। देखिए फोर्ट सेंट जॉर्ज को व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, केप ऑफ गुड होप कहां स्थित है। देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, केप ऑफ गुड होप कहां स्थित है, रूस में, दक्षिण अफ्रीका में, अर्जेंटीना में, या फिर दोस्तों जर्मनी में। तो 729 का दोस्तों आपको बता दूं
ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है हमारा। विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है, तो केप ऑफ गुड होप दोस्तों ये हमारा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों अगर देखा जाए तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने उत्तमाशा अंतरिक्ष होकर ही भारत की खोज 1498 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप कहाँ पे स्थित है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों देख लीजिएगा 730 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर, देखिए कब, 31 दिसंबर और 1600, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। यानी कि 730 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। अब देखिए एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी कर अंग्रेज व्यापारियों को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए, देखिए 15 वर्षों के लिए पूर्वी देश, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पूर्वी, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा देशों, पूर्वी देशों के साथ, देखिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का, व्यापार आगे करने का अवसर प्रदान किया था। यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, अवसर प्रदान किया। देखिए अवसर प्रदान किया, ये इससे कुछ रिलेटेड बातें हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है 731 नंबर, और 731 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 731 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन डाट में हुआ था। तो भी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन दोस्तों हमारा कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे, तो हमारा 731 का दोस्तों सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 732 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। अब इसमें बताया गया बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें डाट कहा जाता है। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया था। बंगाल कहा जाता है, बॉम्बे कहा जाता है, मद्रास, जिन्हें डाट क्या कहा जाता है, देखिए प्रेसिडेंसी कहा जाता है, निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, परगना कहा जाता है, सेक्टर्स कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं इसे हम प्रेसिडेंसी कहेंगे, जो कि दोस्तों 732 का दोस्तों देख लीजिएगा ए पे अवेलेबल है, यानी कि ए 732 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा सा अगर बताना चाहूं तो आप समझ लीजिएगा। देखिए भारत के वर्तमान प्रांत जिन्हें पूर्व काल में ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी तथा प्रेसिडेंसी कस्बे के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यह ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों के प्रशासनिक प्रभाग ने इनका अस्तित्व दोस्तों 1612 से 1647 के मध्य रहा, जिसे बंगाल, बिहार, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का प्रमुखता का उल्लेख मिलता है। दोस्तों कुल मिलाकर के कहने का इसके मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों ने भारत के जो क्षेत्र हैं दोस्तों उनको कुछ टुकड़ों में बांट दिया था, कुछ भागों में विभाजित कर दिया था। जैसे मान लीजिए बंगाल को अलग विभाजित कर दिया, बॉम्बे को अलग बना दिया, मद्रास को अलग बना दिया, ऐसे करके इनको कई सारे टुकड़ों में बांट दिया था अंग्रेजों ने भारत के प्रांतों को। तो इन्हीं प्रांतों को अंग्रेजों के माध्यम से इनको क्या बोला जाता था दोस्तों, प्रेसिडेंसी कहा जाता था। यानी कि प्रेसिडेंसी दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ए ऑप्शन पे मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 733 नंबर हमारा दिया गया है, कहा गया कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहां की गई थी। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहां की गई थी। चार ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, मुंबई, गोवा, सूरत, कोलकाता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहली प्रेसिडेंसी की स्थापना दोस्तों सूरत में की गई थी। और कब की गई थी दोस्तों देख लीजिएगा, 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया था, और तभी इन्होंने क्या किया था, प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। तो फिर से आप समझ लीजिएगा, भारत में पहली प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 733 का दोस्तों विकल्प नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 1633, दोस्तों 1633 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 1611 है। क्या है दोस्तों, 1611 माना जाएगा,
1611 में कैप्टन, देखिए 1611 के कैप्टन, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा कैप्टन मिडल्टन ने, मिडल्टन ने पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े, देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, पुर्तगालियों के जहाजी, देखिए पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया था। जहाजी आगे लिख दीजिएगा दोस्तों, बेड़े को परास्त किया था, परास्त आगे लिख दीजिएगा दोस्तों, किया, फिर आगे लिख दीजिएगा था। तो ये इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट हो गए हैं दोस्तों। और अगर इसके बारे में और जानेंगे, पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ था और 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। तो ये इसकी कुछ कहानी हो गई। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 734 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को डाट देशों में भेजा था। ऑस्ट्रेलिया ने भेजा था, यूरोपीय में भेजा था, अमेरिकन में भेजा था, या फिर दोस्तों अफ्रीकी में भेजा था। तो 734 का अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के मध्य भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय देशों में भेजा था। दोस्तों कहां भेजा था, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो यूरोपीय देशों में भेजा था, ये दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 734 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा। अब अगर आप जानेंगे तो आपको बता दूं दोस्तों कि ये लाल सागर तथा भूमध्य सागर बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोप के व्यापार में भेजा गया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें स्वेज नहर का निर्माण किया गया था, जो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। इस नहर ने भारत में यूरोप के बीच की दूरी दोस्तों 7000 किलोमीटर तक घटा दिया था। देखिए इसमें हुआ ये था कि इसमें आप कह सकते हैं 1869 में स्वेज नहर और दोस्तों स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। देखिए सबसे पहले अगर इसके कुछ फैक्ट जानेंगे तो मैं आपको लिख दूं 1869 ईस्वी में स्वेज नहर, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्वेज नहर का निर्माण किया गया। दोस्तों यहाँ पे स्वेज नहर का आगे लिखेंगे निर्माण, आगे लिख दीजिएगा किया गया, स्वेज नहर का निर्माण किया गया, जो लाल सागर तथा भूमध्य सागर, यहाँ पे आगे लिख देंगे जो लाल सागर, देखिए जो लाल सागर या भूमध्य सागर, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, जैसे क्या को आगे लिख दीजिएगा जोड़ती है। इस मतलब देखिए स्वेज नहर ही क्या करती है, जो भारत के लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और दोस्तों इस नहर ने भारत व यूरोप की बीच की दूरी 7000 किलोमीटर तक घटा दिया था। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यह नहर, कौन सी नहर, ये स्वेज नहर लिख दीजिएगा। यह स्वेज नहर जो थी, यह स्वेज नहर भारत और यूरोप के मध्य, भारत और यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे 7000 किलोमीटर की दूरी को कम कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये इससे रिलेटेड दूसरा फैक्ट हो गया और यहाँ पे हमारा पहला फैक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे अब हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, मराठों का उदय एवं विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या पढ़ेंगे, मराठों का उदय एवं विकास के बारे में। तो राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ दोस्तों मराठास। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हम लोग 735 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कहा गया कि 1680 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। सन 1680 में शिवाजी के पुत्र जो भी थे वो अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करके सिंहासन पर बैठे थे। तो शिवाजी के वो पुत्र दोस्तों कौन थे, तो आपको दोस्तों बता दूं कि शिवाजी के पुत्र देखिए यहाँ पे बालाजी थे, साहू जी थे, या फिर संभाजी थे, या फिर दोस्तों बाजीराव प्रथम थे। तो ये हो जाएंगे शिवाजी के पुत्र दोस्तों संभाजी थे। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे दोस्तों, यहाँ पे भरा जाएगा दोस्तों हमारा संभाजी भर दिया जाएगा। तो संभाजी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा देखिए 735 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के आपको पता हो गया कि शिवाजी के पुत्र दोस्तों संभाजी थे, ये हमारा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 735 दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देख लीजिएगा शिवाजी का जन्म अगर जानेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा शिवाजी का जन्म, देखिए शिवाजी का आगे लिख दीजिएगा दोस्तों जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो ये 3 अप्रैल 1680 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 3 अप्रैल, और आगे लिख दीजिएगा दोस्तों 1680 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये बात हो गई। अब दोस्तों इनके बारे में कुछ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए शिवाजी के 2 पत्नियां थी। देखिए 2 पत्नियों में दोनों के पुत्र एक एक थे। एक का दोस्तों नाम था संभाजी नाम था और एक का दोस्तों राजा राम नाम था। दोनों पत्नियों के दोस्तों दोनों पुत्रों का नाम, एक का संभाजी था और एक पत्नी के नाम के पुत्र का नाम था राजा राम था। तो दोस्तों शिवाजी की जब मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु से पहले ये किसी भी दोनों पत्नियों में से किसी भी पुत्र को इन्होंने सिंहासन पे बैठने के लिए नहीं बताया था, नहीं कहा गया था, तो यानी उत्तराधिकारी नहीं बनाए थे, ये कह लीजिएगा। तो फिर क्या हुआ था कि ये इनकी मृत्यु के बाद राजा राम सिंहासन पर उत्तराधिकारी के रूप में बैठा था दोस्तों। तो और फिर इसमें संभाजी ने क्या किया, इनके ऊपर उत्तराधिकारी के युद्ध लड़ा और इनके राजा राम से, और उनको परास्त कर करके और संभाजी मतलब अपना सिंहासन पे बैठ गया था। तो ये हमारा था, इससे रिलेटेड कुछ बातें थी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 736 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डाट डाट रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था। देखिए कौन सी रणनीति का उपयोग किया था, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वैज्ञानिक रणनीति का उपयोग किया था, नौसैनिक या गुरिल्ला या सामरिक। तो दोस्तों आपको बता दूं कि गुरिल्ला जो दिया गया है सी ऑप्शन पे, इसी का निर्माण किया गया है, गुरिल्ला। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, गुरिल्ला का निर्माण किया गया था, ये दिया गया दोस्तों 736 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए गुरिल्ला रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था। तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे गुरिल्ला रणनीति का मतलब दोस्तों होता क्या है, अगर आप जानेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ गुरिल्ला रणनीति होती क्या है। अगर अपनी भाषा में यहाँ पे जानेंगे, देखिए गुरिल्ला रणनीति को हम बोलते हैं छापा मारी। देखिए क्या बोलते हैं, रणनीति आगे लिख दीजिएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए इसी को बोलते हैं दोस्तों छापा मारी। क्या हो जाएगा, छापा मारी नीति होती है ये। क्या गुरिल्ला रणनीति क्या होती है दोस्तों, छापा मारी नीति कहलाती है। ठीक है ना, तो ये इसका गुरिल्ला नीति का मेन मतलब हो गया दोस्तों। और देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, 737 नंबर में कहा है कि शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था। देखिए प्रतापगढ़ में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था, पनहाला में हुआ था या शिवनेरी में हुआ था। तो शिवाजी का जन्म दोस्तों आपको बता दूं कि शिवनेरी में हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन 737 का दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे मौजूद है। तो 737 का दोस्तों विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 738 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की। तो कौन थे जो 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त किया था, राजा मान सिंह थे, शिवाजी थे, राजा जयसिंह थे या फिर दोस्तों हैदर अली थे। तो 738 का दोस्तों आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इन 4 विकल्पों में से, वो हो जाएगा दोस्तों आपका शिवाजी हो जाएगा। यानी कि शिवाजी ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की थी। कौन दोस्तों, शिवाजी ने। तो 738 का दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी विकल्प के साथ हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो शिवाजी के शासन संबंधी कार्यों में परामर्श लेने के लिए अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद का निर्माण किया गया था, जिसमें 8 मंत्री थे दोस्तों। देखिए 8 मंत्री कौन कौन से थे, यहाँ पे अगर आप लिखें तो चलिए मैं 8 मंत्रियों का नाम लिख के आपको बता दे रहा हूं। देखिए 8 मंत्री जो हमारे थे कौन कौन से थे। देखिए पहला तत्व हमारा दोस्तों पेशवा था। क्या था दोस्तों, पेशवा था। ये तो हो गया, पहला हो गया। दूसरा अगर देखेंगे तो देखिए दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, आमत्य था। यहाँ पे आप लिखेंगे आमत्य, तो यहाँ पे आमत्य हो गया। तीसरा दोस्तों देखेंगे तो हो जाएगा वाकयान वीस हो जाएगा, वाकयान वीस। देखिए यहाँ पे आपके लिखेंगे वाकयान, आगे लिख दीजिएगा 20, वाकयान 20, ये हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों चौथा हमारा हो जाएगा, देखिए चिटनिस। यहाँ पे क्या नाम था दोस्तों, चिटनिस नाम था। और अगला 5वां देखेंगे दोस्तों, देखिए 5वां हमारा क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा हमारा सुमंत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा दोस्तों, सुमंत लिख दिया जाएगा। 6वां अगर आएंगे तो 6वां हो जाएगा सर ए नौबत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर और फिर आगे लिख दीजिएगा ए, फिर आगे देख दीजिएगा नौबत, सर ए नौबत हो जाएगा। 7वां दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा,
पंडित राव हो जाएगा। देखिए पंडित आगे लिख दीजिएगा राव, तो यहाँ पे हो जाएगा पंडित। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पंडित राव। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये पंडित राव हो गया। और आठवां दोस्तों देख लेंगे, आठवां यानी कि लास्ट जो हमारा दिया गया है वो हो जाएगा न्यायाधीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे न्यायाधीश हो जाएगा। तो ये उसके दरबार के मतलब अष्ट प्रधान यानी कि 8 मंत्रियों की ये इन्होंने इन 8 मंत्रियों को इनको नियुक्त किया गया था। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 739 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई डॉट डॉट वर्ष में लड़ी गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों 1761 में लड़ी गई थी। देखिए विकल्प नंबर ए पे मौजूद है, तो ये हो जाएगा 1761 हमारा दोस्तों देख लीजिएगा। 739 में हमारा कहां पे दिया गया, देखिए 739 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों 1761 में लड़ी गई थी। और अगर जानेंगे दोस्तों तो किसके किसके बीच में लड़ी गई थी, तो यह युद्ध दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में दोस्तों मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजय हुए थे, मराठों की हार हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के आपको ये कंफर्म करना है, मतलब ये बताना है, देखिए यहाँ पे पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों लड़ी गई थी तो 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। और इसका दोस्तों यहाँ पे पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच में, अब अहमद शाह मतलब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। देखिए यहाँ पे किसके किसके बीच में लड़ी गई थी, तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे अहमद शाह, यहाँ पे लिख दीजिएगा अहमद, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा शाह, अहमद शाह अब्दाली। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली। और दोस्तों किसके बीच में लड़ी गई थी, और मराठों के बीच लड़ी गई थी, मराठों के बीच। देखिए मराठों के बीच लड़ी गई थी। अब दोस्तों देखिए अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। जिसमें यहाँ पे लिख दीजिएगा जिसमें मराठों की पराजय हुई थी या मराठों की हार हुई थी, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, हार हुई। तो ये बात हो गई दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 740 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था, तो देखिए मराठों ने किया था। तो यहाँ पे मराठा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 740 दोस्तों हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अभी आपने पीछे पढ़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 741 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया दोस्तों पे हमारा 741 नंबर पे दिया गया, कहा गया कि साल बाई की संधि पर डॉट डॉट में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। देखिए साल बाई की संधि पर डॉट डॉट में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जून 1782 में, मई 1782 में, अप्रैल 1782 में या अगस्त 1782 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मई 1782 यानी बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। 741 दोस्तों विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि 17 मई यानी कि अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट डेट तो साल बाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुई थी। देखिए कहां कहां पे हुआ था, तो फिर से मैं लिखे दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा 17 मई 1782 ईस्वी में ईस्ट इंडिया 82 ईस्वी में। यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा दोस्तों ईस्ट इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आगे यहाँ पे लिख दीजिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार। यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा और यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा पूना दरबार। ये देखिए यहाँ पे और पूना दरबार के बीच हुई थी। यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा के बीच आगे लिख दिए हुई थी। तो अगर देखेंगे तो ये जो हमारा फैक्ट हमने लिखा कि 17 मई 1782 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच में ये संधि हुई थी। कौन सी संधि, यहाँ पे जो बात की गई दोस्तों साला बाई यानी साल बाई की संधि हुई थी। ठीक है ना, तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखे हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिए 741 बार दोस्तों 742 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि मराठों ने सन डॉट डॉट में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। मराठों ने जरा कौन से सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी, तो अभी अभी मैंने दोस्तों ये बताया है पानीपत का तृतीय युद्ध जब हुआ था दोस्तों 1761 ईस्वी में मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। 1761 ईस्वी में देख लीजिएगा ये हमारा क्या था,
पानीपत का तृतीय युद्ध था। पानीपत का, देखिए पानीपत का थर्ड युद्ध था, देखिए थर्ड युद्ध था, ठीक है ना, यहाँ पे आपने समझ लिया। तो पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों ने सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा मराठों और यहाँ पे पानीपत के प्रथम युद्ध की बात कर दी जाए। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दोस्तों द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। देखिए मैं आपको सभी का बाय डेट बता दे रहा हूं। देखिए पानीपत का, देखिए यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं पानीपत यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, ये तीनों पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात की जाए, प्रथम युद्ध, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1526 ईस्वी में हुआ था। अब किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों, देख लीजिएगा ये किसके किसके बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। देखिए बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? बाबर, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाबर और इब्राहिम लोधी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इब्राहिम लोधी, इब्राहिम आगे लिख दीजिएगा दोस्तों लोधी। और इसमें विजय किसकी हुई थी दोस्तों? आपको बता दूं कि बाबर विजय हुआ था। विजय किसकी हुई थी? देखिए विजय दोस्तों जिसकी हुई थी, विजय बाबर की हुई थी, विजय बाबर की हुई। तो इस युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध में। अब यहीं पे देखेंगे, देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर लिखेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पानीपत का द्वितीय, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों अगर जानेंगे तो ये हुआ था दोस्तों 1556 ईस्वी में हुआ था। देखिए कब हुआ था? ये 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था दोस्तों? देख लीजिएगा अकबर, यहाँ पे हमने लिख दिया अकबर और हेमू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर और हेमू। और यहाँ पे विजय किसकी हुई थी दोस्तों? अकबर की हुई थी, विजय अकबर की हुई। यहाँ पे लिख दीजिएगा अकबर, विजय, यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों? विजय जो हुई थी, विजय दोस्तों जो हुई थी अकबर की। तो विजय दोस्तों किसकी हुई थी? अकबर की विजय हुई थी यहाँ से। और तीसरा दोस्तों देखेंगे, अभी आपने तो तीसरा तो पढ़ ही लिया है। देखिए पानीपत का अगर तृतीय युद्ध कहेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध, देखिए यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा तृतीय, आगे लिख दीजिएगा युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों 1761 ईस्वी में हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? यानी कि अहमद शाह अब्दाली, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा अहमद शाह अब्दाली, देखिए यहाँ पे हम लिख दिया अहमद शाह अब्दाली और मराठों, अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे? और मराठों के बीच, और मराठों, यहाँ पे लिख दीजिएगा मराठों के बीच। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे मराठों के बीच। तो यहां से दोस्तों लिख दीजिएगा मराठों, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा के बीच, मराठों के बीच हुआ था। विजय किसकी हुई थी? अब्दाली की विजय हुई थी। मराठे इसमें विजय पराजित हुए थे। देखिए इसमें अगर विजय की बात कर लें, देखिए विजय की बात कर लें तो यानी कि अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। यहाँ पे लिख दीजिएगा अहमद, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। ठीक है भाई, ये यहां से हमारा इतनी सी बात हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? किसकी संधि पर दोस्तों? बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा बसीन की संधि जो हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 1860, 1802, 1770, 1875। तो 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। 743 का बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा। अच्छा अगर ये देखेंगे किसके किसके बीच में होता, चलिए मैं इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। तो बसीन की संधि दोस्तों पेशवा बाजीराव सेकंड एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। देखिए किसके किसके बीच हुई थी? यहाँ पे अगर लिख दीजिएगा पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव, देख लीजिएगा पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड और दोस्तों किसके बीच में? और अंग्रेजों के मध्य। देखिए यहाँ पे और क्या लिख देंगे? अंग्रेजों, और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, और अंग्रेजों के मध्य हुआ। तो ये बातें हो गई दोस्तों इससे रिलेटेड।
चलिए ये कब हुआ था दोस्तों? 1802 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1802 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दूं कि आज के हमारा ये पार्ट का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है, कहा गया है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम दोस्तों चेतक था। तो चेतक हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा सी बी पे दिया गया है। तो बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि घोड़े का नाम दोस्तों चेतक था। और दोस्तों हल्दी घाटी 1576 के युद्ध में चेतक अपनी अद्वितीय स्वभाव, भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया था। और ज्ञातव्य कि दोस्तों बादल रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? बादल। और चेतक था दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। तो देखिए लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए, लक्ष्मीबाई, आगे लिख दीजिए लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम, के घोड़े का आगे लिख दीजिएगा नाम। तो यहाँ पे क्या था दोस्तों? उनके घोड़े का नाम था दोस्तों बादल नाम था। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम दोस्तों क्या था? चेतक नाम था। तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। 744 का दोस्तों देखेंगे तो बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन इसी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको कोई राय या सुझाव देनी हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।